Beta, the topic under discussion is chromatography. Okay, this is second analytical technique. We did electrophoresis first, and now we are studying the second technique. Beta, wassalam, beta. This is chromatography. So, beta, chromatographic analysis आपके syllabus में there are two types of chromatographies which you need to understand. First is thin layer chromatography. Thin layer chromatography. Beta, also known as TLC. Thin layer chromatography, तो TLC बोलेंगे. And the other chromatography is gas liquid chromatography. Gas liquid chromatography, also named as GLC. बस ये दो हमने स्टडी करनी है. बेटा, पुराने सिलेबस में ना 2022 से पहले 2022 से पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी भी होता था सिलेबस में. अब पेपर क्रोमेटोग्राफी सिलेबस का पार्ट नहीं है. ठीक है, आपको पास पेपर में पेपर क्रोमेटोग्राफी भी मिलेगा. तो लेकिन सिलेबस में अब टीएलसी है और जीएलसी है. ठीक है बेटा, जितने भी क्रोमेटोग्राफीज हैं वो वर्क करती हैं. दो फेजेस होते हैं हर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में. एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है. स्टेशनरी फेज मूव नहीं करता, मोबाइल फेज मूव करता है स्टेशनरी फेज के ऊपर. देखो, नाम से ही पता लग रहा है स्टेशनरी का मतलब क्या होगा. स्टेशनरी फेज जो मूव नहीं करेगा, और मोबाइल फेज वो फेज होगा जो मूव करेगा. तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी which is also named as TLC. अब ये वर्क करेगा दो फेजेस की बेस पे. पहला फेज है स्टेशनरी फेज. पता होना चाहिए, पूछेंगे भी आपसे स्टेशनरी फेज क्या है. तो स्टेशनरी फेज टीएलसी में होता है सॉलिड. और कौन सा सॉलिड? Al2O3. एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड सर्व्स एज स्टेशनरी फेज फॉर टीएलसी. मोबाइल फेज इसमें सॉल्वेंट होगा. मोबाइल फेज या तो पोलर सॉल्वेंट होगा या नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा. पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो दिस इज हाउ इट गोस बेटा. स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ये याद होने चाहिए आपको. कोशिश करें कि बस अभी याद हो जाएं. स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज. अब थोड़ी डिटेल सुने कि जो स्टेशनरी फेज है वो प्रिपेयर कैसे करते हैं. प्रिपेयर बेटा ऐसे करते हैं कि ग्लास की शीट ले लेते हैं. आर यू फेमिलियर बेटा? ग्लास प्लेट. ये ग्लास प्लेट है. कभी देखिए ग्लास प्लेट या ग्लास शीट. जैसे विंडो में जो ग्लास लगा होता है वो एक प्लेट की फॉर्म में होता है. देखिए आपके इस रूम में जो विंडो में ग्लास है, इसकी अगर एक शीट बना ले तो ये ग्लास प्लेट हो जाएगा. और इस ग्लास प्लेट के ऊपर ये जो स्टेशनरी फेज है सॉलिड Al2O3, इसका एक पेस्ट बना लेते हैं. ठीक है, वाटर में या एसिड में इसका एक पेस्ट बना लेते हैं. इसको स्लरी कहते हैं. ये वर्ड स्लरी आपको नहीं चाहिए सिलेबस में. Al2O3 का एक पेस्ट बना लेते हैं. उस पेस्ट को इस ग्लास की शीट पे स्प्रेड कर देते हैं. बिल्कुल बेटा ऐसे ही स्प्रेड करते हैं जैसे मार्जरीन को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करते हैं नाइफ से. ठीक है, जैम को ब्रेड के ऊपर जैसे नाइफ से लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह Al2O3 की स्लरी को इस ग्लास प्लेट के ऊपर यूं स्प्रेड कर देते हैं. लैब में नाइफ होती है अपनी, उसका पर्पज ये होता है इसको स्प्रेड करके. फिर बेटा इसको क्या करते हैं, इसको ओवन में रखते हैं. ओवन में रख देते हैं ड्राई होने के लिए. तो ओवन में रखने के बाद ये जो ग्लास प्लेट है ना, ये एज अ सपोर्ट एक्ट करती है. ग्लास प्लेट का रोल क्या है बेटा
कि ये सपोर्ट दे रही है। तो जब ये ड्राई हो जाती है बेटा, तो एक थिन लेयर डेवलप हो जाती है यहाँ पे। वो थिन लेयर किसकी होती है, बताएं बेटा। वो थिन लेयर होती है Al2O3 की। Al2O3 सॉलिड है, तो यहाँ डेवलप होती है बेटा थिन लेयर। वो थिन लेयर किसकी होती है बेटा, ऑफ Al2O3 की होती है। और यही हमारा स्टेशनरी फेज है। ये क्या है बेटा, स्टेशनरी फेज है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में थिन लेयर इस तरह से डेवलप करते हैं। अब जब थिन लेयर डेवलप हो गई बेटा, फिर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं बेटा, बेस लाइन कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। स्टेशनरी फेज पे बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उस बेस लाइन पे मिक्सचर अप्लाई करते हैं। ठीक है, कौन सा मिक्सचर, जिस मिक्सचर को सेपरेट करना है। तो ये मिक्सचर बेटा अप्लाई करते हैं। जब मिक्सचर अप्लाई कर देते हैं, फिर इस स्टेशनरी फेज को सॉल्वेंट में रखते हैं। ठीक है, किस में बेटा रखते हैं, सॉल्वेंट में रखते हैं। तो बेटा ये लीजिए। तो बेटा फिर जो बच्चे लेट आए हैं, वो देखें हमारे पास ये एक ग्लास की प्लेट है, जो कि एज ए सपोर्ट एक्ट कर रही है। इस पे एक थिन लेयर है। वो थिन लेयर किसकी है, Al2O3 की है। थिन लेयर है ऑफ Al2O3। वो जो थिन लेयर है वो एक्ट कर रही है एज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड Al2O3 एज स्टेशनरी फेज एक्ट कर रहा है बेटा। फिर इस थिन लेयर पे हम एक लाइन लगाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेस लाइन बोलेंगे। फिर इस पे हम मिक्सर अप्लाई करेंगे इस बेस लाइन पे। मिक्सर कौन सा मिक्सर, वो मिक्सर जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं। वो मिक्सर जिसमें हम ढूंढना चाहते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम इस जो स्टेशनरी फेज है, इसे हम किसी कंटेनर में सॉल्वेंट लेंगे और सॉल्वेंट में इसको डिप कर देंगे। लेकिन इसमें ये बात आपको पता है प्रीवियस क्लास से, कि जो सॉल्वेंट है वो बेस लाइन से नीचे होना चाहिए। सॉल्वेंट की जो सरफेस है वो बेस लाइन से नीचे होनी चाहिए और उसको टच करनी चाहिए। तो जो सॉल्वेंट है वो है मोबाइल फेज। सॉल्वेंट क्या होगा, मोबाइल फेज होगा। सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है। पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, ये जरा सुने गौर से बेटा, देखें। उसके बाद ये सॉल्वेंट राइज करेगा ऊपर। ये सॉल्वेंट इस स्टेशनरी फेज पे राइज करेगा ऐसे। डज मेक सेंस बेटा। जैसे टिश्यू पेपर को आप पेपर में पानी में रखो ना, तो आप देखोगे टिश्यू पेपर पे पानी राइज करेगा। ठीक है, तो इसी तरह ये वाटर, ये सॉल्वेंट जो है राइज करेगा। जब सॉल्वेंट राइज करेगा, ये जरा गौर से सुने बात, तो मिक्सचर को भी अपने साथ लेके जाएगा ऊपर स्टेशनरी फेज पे। अब जो मिक्सचर में कंपोनेंट सॉल्वेंट में ज्यादा सॉलेबल होगा, क्या बेटा, जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में ज्यादा सॉलेबल होगा वो ज्यादा ऊपर जाएगा। और जो कम सॉलेबल होगा वो कम ऊपर जाएगा। लेट से ये दो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें ए ज्यादा सॉलेबल है या बी ज्यादा सॉलेबल है। ए सॉल्वेंट में ज्यादा सॉलेबल है इसलिए ज्यादा ऊपर गया है, और बी सॉल्वेंट में कम सॉलेबल है इसलिए कम ऊपर गया है। ए और बी सेपरेट हो गए कि नहीं, पहले इकट्ठे थे ना मिक्सर में, अब ए और बी सेपरेट हो गए। सेपरेट हुए किस बेस पे, किस बेस पे सेपरेट हुए, रिलेटिव सॉलिबिलिटी की बेस पे सेपरेट हुए। किस बेस पे, रिलेटिव सॉलिबिलिटी की बेस पे सेपरेट हुए। इनकी सॉलिबिलिटी सॉल्वेंट में डिफरेंट थी इसलिए सेपरेट हो गए। अगर ये सॉलिबिलिटी डिफरेंट ना होती तो फिर ये सेपरेट ना होते, फिर हम सॉल्वेंट चेंज करके चेक करते। फिर हम सॉल्वेंट चेंज कर देते, क्योंकि दूसरे सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी का फर्क आ जाता अगर एक सॉल्वेंट में नहीं आ रहा। गॉट द आइडिया।
ये सेपरेशन किस बेस पे हुई? ये सेपरेशन हुई रिलेटिव सॉलिबिलिटी की बेस पे। तो अब जरा लिखिए बेटा सेपरेशन प्रिंसिपल। सेपरेशन प्रिंसिपल असल में दो हैं, पहले तो ये लिखिए। सेपरेशन प्रिंसिपल में पहला है रिलेटिव सॉलिबिलिटी। कंपोनेंट, जब मैं बोलूं कंपोनेंट, इसका मतलब है कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल इन solvent which is mobile phase, okay? Mobile phase will rise more, will, sorry, मोबाइल फेज जो ये सॉल्वेंट था, ये मूव कर रहा था स्टेशनरी फेज के ऊपर, तो इसलिए जो सॉल्वेंट है उसे हम मोबाइल फेज बोल रहे हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग देख लेना शुरू से कि मैंने क्या बताया, उसमें मोबाइल फेज पे बात हुई है। कंपोनेंट्स मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट या मोबाइल फेज विल राइज मोर। बेटा जब ये मोर राइज करेंगे, जैसे कि ए है, ए ने ज्यादा राइज किया, तो ए की कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी? टेक्निकली ए और बी को हम किस टर्म से आइडेंटिफाई करेंगे? सॉलिबिलिटी तो जनरल हो गया ना। एक, हाँ बोलो। आर एफ वैल्यू बेटा, यू नो आर एफ, व्हाट इज आर एफ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट, ये मैं भी लिखवा दूंगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट इज आर एफ। तो जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी जिस कंपोनेंट की, उसकी आर एफ ज्यादा होगी। ए की आर एफ ज्यादा है या बी की आर एफ ज्यादा? ए की आर एफ वैल्यू ज्यादा होगी। जो कंपोनेंट ज्यादा ऊपर जाएगा, ज्यादा ट्रेवल करेगा, उसकी आर एफ वैल्यू ग्रेटर होगी, ग्रेटर आर एफ वैल्यू। और जो कंपोनेंट लेस सॉल्युबल होगा, less soluble in mobile phase will rise less, तो उसकी लेस आरएफ वैल्यू होगी। ये तो बेटा सेपरेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सॉलिबिलिटी। लेकिन दूसरा भी सेपरेशन प्रिंसिपल है जी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड होता था, यहाँ स्टेशनरी फेज सॉलिड है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड होता था। आप बोलोगे कि लिक्विड किधर से आ गया पेपर में? तो पेपर सेलुलोज से बना होता है, और सेल्यूलोज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड कंसिडर करते हैं। ये टेक्निकल फर्क है। और दूसरा जो फर्क है वो स्पीड का है। पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये टीएलसी रिलेटिवली फास्टर है। ठीक है, लेकिन है दोनों मैनुअल टेक्निक्स। मैनुअल का क्या मतलब है? हाँ, मैनुअल का मतलब है कि इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व नहीं है। ये जो है ना, ये वाली जीएलसी, ये मैनुअल नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल है। ये ऑपरेटर्स होता है, उसमें सैंपल प्लेस कर देते हैं और ग्राफ आ जाते हैं स्क्रीन पे। जबकि ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, सब मैनुअल हैं। आपको मैनुअली जो पेपर, जो स्टेशनरी फेस है, उस पे स्केल रख के लाइनें लगानी होती हैं डिस्टेंस मेजर करने की, आरएफ वैल्यू मेजर करने के लिए। अगला बेटा कॉन्सेप्ट है, ये जो सेपरेशन है ना, अब इस पे टेक्निकलिटी ये है, आप पेपर में क्वेश्चन देखेंगे और फिर फैसला करेंगे। बेटा सुने, मैं बता देता हूं। ये वंस अगेन बेस लाइन है, देख रहे हो?
बेटा जरा सुनो, इधर लिखो, लिखो नहीं, स्टॉप राइटिंग। स्टेशनरी फेज क्या है टीएलसी में? स्टेशनरी फेज क्या है? Al2O3 है। ये मिक्सचर है बेटा। मुझे बताओ मोबाइल फेज का रोल क्या होता है? एक रोल तो ये है कि सेपरेट करना ना, दूसरा रोल मोबाइल फेज जाहिर है मूव करता है स्टेशनरी फेज पे, तो वो मिक्सचर को भी अपने साथ कैरी करता है। ठीक है। अब ये जो स्टेशनरी फेज है, इस पे पॉजिटिव एंड है कि नहीं? एल पे क्या चार्ज है? 3+। ओ पे क्या चार्ज है? 2-। तो जो स्टेशनरी फेज है उस पे, वो उस पे आयोनिक, उसके आयंस हैं, यानी सेंटर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बेटा, प्लीज चुप करें, चुप करें, गौर से सुने इस बात को। जो कंपोनेंट पोलर होगा, क्या बेटा? जो कंपोनेंट पोलर होगा, वो स्टेशनरी फेज की सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा, यानी एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो वो कम राइज करेगा। समझ आई ये नहीं? देखो, कंपोनेंट पोलर भी हो सकते हैं, कंपोनेंट नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर में होता क्या है बेटा? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स होते हैं कि नहीं? और स्टेशनरी फेज में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं। जो कंपोनेंट पोलर होगा वो एड्सॉर्ब हो जाएगा, उसकी सरफेस के साथ एफिनिटी होगी, अट्रैक्शन होगी, वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। समझ आई? और जो कंपोनेंट नॉन पोलर होगा, उसकी सरफेस के साथ अटैचमेंट नहीं होगी, तो या टीडीआईडी होगी तो चलो कम होगी, तो वो ज्यादा ऊपर जाएगा, उसकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगी सरफेस के साथ। और जो पोलर वाला होगा, उसकी सरफेस के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। तो नॉन पोलर कंपोनेंट ज्यादा ऊपर जाएगा और पोलर कंपोनेंट कम ऊपर जाएगा। ये दूसरा सेपरेशन प्रिंसिपल है, और इसे हम बोलते हैं रिलेटिव एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कहते हैं अटैचमेंट टू द सरफेस। एडजॉर्प्शन पे पहले भी बात हुई है। एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं बेटा? अटैचमेंट टू द सरफेस। अब ये नहीं पता कि पेपर में आपसे किस बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रिंसिपल दोनों याद रखें, सिलेबस में दोनों मेंशन है। ठीक है। सिलेबस में लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट की इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट, और कंपोनेंट की इंटरेक्शन विद स्टेशनरी फेज। तो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन में रिलेटिव सॉल्युबिलिटी बनती है, और सरफेस के साथ इंटरेक्शन में रिलेटिव एड्सॉर्प्शन बनता है। प्रिंसिपल आपको दोनों पता हो, फिर बाद में जो भी जिस तरह भी क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंगली आप डील करना। ठीक है। तो यस बेटा, इस अब लिखें, क्वेश्चन है तो पूछे। पोलर कंपोनेंट्स पोलर कंपोनेंट्स डेवलप, यानी मिक्सचर में आयोनिक कंपाउंड। हाँ हो सकता है, यस, यस हो सकता है। पोलर कंपोनेंट्स डेवलप स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस with stationary phase, with stationary phase, so rise less। राइज लेस का मतलब है इनकी होगी लेस RF वैल्यू। ठीक है। और जो नॉन पोलर कंपोनेंट है, नॉन पोलर कंपोनेंट विल डेवलप वीक attractive forces with stationary phase, so rise more। राइज मोर का मतलब है ग्रेटर RF वैल्यू होगी।
बेटा ये तो दो सेपरेशन प्रिंसिपल्स हैं। एक है रिलेटिव सॉल्युबिलिटी और दूसरा है रिलेटिव एड्सॉर्प्शन। कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी। हाँ। देखो सॉल्युबिलिटी गेज करने के बहुत से तरीके हैं। यहाँ बेसिक पर्पस सेपरेशन है और आरएफ को एज अ टूल यूज कर रहे हैं। पर्पस यहाँ पे सॉल्युबिलिटी नहीं है। सॉल्युबिलिटी यूज करके आइडेंटिफाई करना कि मिक्सचर में क्या क्या है। ठीक है। बाकी क्वेश्चन मुझे पूरा समझ नहीं आया आपका। हाँ। पर्पस पे ध्यान दे। पर्पस सेपरेशन है तो हर कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू रिलेटिव टू सॉल्वेंट लिटरेचर में मेंशन है। रिलेटिव टू सॉल्वेंट आरएफ वैल्यू कंपोनेंट्स की मेंशन है तो आरएफ निकाल के फिर लिटरेचर में मैच करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट था ये। या फिर दूसरा ये कर देते हैं कि मिक्सचर के साथ जिन जिन कंपोनेंट्स में शक होता है उनकी उनको भी प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से नोट कर लेते हैं जो कंपोनेंट्स मैच कर रहे होते हैं उससे पता चल जाता है कि ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। हो गया बेटा? कोई और क्वेश्चन? अच्छा बेटा अब देखिए इसमें जी लिख रहे हो? जी। नॉन पोलर पे यूज हो सकता है। मैं तो वो पढ़ा रहा हूँ जो सिलेबस में है। मैं सिलेबस गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हूँ बेटा। जाए आगे। ओके बेटा नेक्स्ट थिंग। ये जरा ये और एक टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। बताओ बेटा इस लाइन को क्या बोलोगे? बेस लाइन बोलोगे। और जहां तक सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा लेट से सॉल्वेंट यहां तक आया है इसे क्या बोलेंगे? जिस पॉइंट तक सॉल्वेंट ट्रेवल किया है उसे क्या सॉल्वेंट फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट फ्रंट वो पॉइंट है जहां तक सॉल्वेंट ट्रेवल हुआ। ओके पॉइंट टिल विच सॉल्वेंट ट्रेवल। जहां तक सॉल्वेंट ट्रेवल हुआ है वो सॉल्वेंट फ्रंट है। ओके और बेटा ये मिक्सचर है यहाँ पे। ये मिक्सचर है तो ये पॉइंट ए है लेट से और ये पॉइंट बी है। तो आरएफ कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? ये सारी कैलकुलेशन बेस लाइन से होंगी। कहाँ से कैलकुलेट करोगे? तो डिस्टेंस बाय कंपोनेंट और ऑब्वियसली बेस लाइन से मेजर होगा। ओके डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट। आरएफ की कोई यूनिट नहीं है और ये हमेशा लेस देन वन होगी। आरएफ हमेशा लेस देन वन होगी क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और नो यूनिट फॉर आरएफ। आरएफ की कोई यूनिट नहीं है। रेशो है जी बेटा। जहां तक सॉल्वेंट गया है सॉल्वेंट जहां तक जाएगा तो वहां एक निशान पड़ जाएगा तो उसको पेंसिल से लाइन लगा देंगे वो सॉल्वेंट फ्रंट होगा। थ्रू भी हो सकता है। थ्रू भी वो टाइम पे अगर इसको अलग ना करे ना स्टेशनरी फेस से तो ये थ्रू भी हो सकता है। या तो सॉल्वेंट फ्रंट दिया होगा ना दिया हो ना तो जो पेपर जो ये जो शीट है इसका जो टॉप है वो सॉल्वेंट फ्रंट होगा आपका। अगर ये लाइन नहीं दी भी ना सॉल्वेंट फ्रंट की तो फिर जो टॉप होगा उसे आप सॉल्वेंट फ्रंट ले लेना। बेटा क्लियर हो गया? सेपरेशन प्रिंसिपल क्लियर हो गया जी बेटा? क्या हो सकती है? इक्वल टू वन का चांस हो फिर एक्सपेरिमेंटल एरर होगा उसमें। बेटा हाँ एक और रूल है वो देखिए। नेक्स्ट रूल बेटा ये पता होना चाहिए। आप लोग समझ आ रही है बेटा? वरना आगे आ जाओ बेटा सुनो।
एक टर्म होता है बैक बेंचर। हाँ जी, हो सकती है, फिर सॉल्वेंट चेंज करना होता है। अच्छा ओके बेटा, रूल देखें। ये रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है इस रूल का? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर कंपोनेंट्स पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, और नॉन पोलर कंपोनेंट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होंगे। व्हाट दिस रूल सेज बेटा? नॉन पोलर कंपोनेंट्स non-polar components are more soluble in non-polar solvent। और बेटा पोलर कंपोनेंट more soluble in polar solvent। पोलर पोलर में डिसॉल्व होएगा ज्यादा, एंड नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। पोलर कंपोनेंट्स आर मोर soluble in polar solvents, और नॉन पोलर कंपोनेंट्स मोर soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है। चले, अब ये सारे डिस्कशन इसको अप्लाई करना है। ठीक है, इसको अप्लाई करना है टू सी टू चेक के। लिख लिया बेटा सामने? ओके, सो बेटा इसका आंसर दीजिए। डन, लिख लिया सबने? बेटा ये क्या कह रहे हैं, विजिबल है सबको? व्हाट दे से, देखें, both these techniques can be, okay, यहाँ से state what you would measure in order to distinguish between the components in the mixture। पेपर क्रोमेटोग्राफी तो नहीं है अब सिलेबस में, तो हम इसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर लेते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आप क्या मेजर करोगे? आरएफ वैल्यू। दूसरी में बेटा मैं बताऊंगा, वो मैंने अभी बात नहीं की, दूसरी जीएलसी पे बात नहीं हुई। ओके। अच्छा, फिर बेटा क्या है कि अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपाउंड्स वाज एनालाइज्ड बाय, पेपर की जगह थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या बेटा सॉल्वेंट क्या है? यानी यहां पे क्या रखा है इन्होंने? नॉन पोलर सॉल्वेंट रखा है। अब बेटा मुझे बताओ, अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट ऊपर जाएगा ना, तो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा ऊपर जाएगा? नॉन पोलर ज्यादा ऊपर जाएगा। अभी हमने लाइक डिसॉल्व लाइक किया ना, तो अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो उसमें नॉन पोलर ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये वन जो है ये इसे इसे मोस्ट नॉन पोलर होना चाहिए, या इसे लीस्ट पोलर होना चाहिए। वन वाले को लीस्ट पोलर होना चाहिए, और जो थ्री है, थ्री को क्या होना चाहिए? मोस्ट पोलर होना चाहिए। ऐसा है बेटा? तो आप डिसाइड कीजिए यहां से। ये आपके पास तीन कंपाउंड्स हैं, आप ये फैसला करें इसमें मोस्ट पोलर कौन सा है और लीस्ट पोलर कौन सा है। सेकंड मोस्ट पोलर है। मोस्ट पोलर इज थर्ड। क्यों बेटा थर्ड क्यों मोस्ट पोलर है? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। कार्बोक्सिलिक पोलर होता है ना, ये देखो, ये एंड देखो, ये एंड देखो, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव।
ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। कितने इसमें पोलर बॉन्ड्स हैं? ठीक है। जबकि एल्कोहल लेस पोलर होता है कार्बोक्सिलिक से। एल्कोहल लेस पोलर होता है क्योंकि उसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड्स थोड़े हैं। एल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक में ज्यादा है। ये मोस्ट पोलर है। और लीस्ट पोलर इनमें कौन सा है? सेकंड वाला लीस्ट पोलर है। ऐसा है बेटा, क्योंकि इधर कार्बोक्सिलिक है ना। कार्बोक्सिलिक ज्यादा पोलर है या एल्कोहल ज्यादा पोलर है? कार्बोक्सिलिक ज्यादा पोलर है। तो जो मोस्ट पोलर होगा, बेटा प्लीज बातें नहीं करें, मोस्ट पोलर क्या होगा? वन होगा ना। तो व्हाट यू नीड टू प्लेस वन हेयर। ओके ओके, मोस्ट पोलर इज वन। मोस्ट पोलर जो है वो राइज नहीं करेगा, कम राइज करेगा, दैट इज थ्री। ये थ्री है बेटा। ये क्या होगा? वन होगा। और ये क्या होगा? टू होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पूछे तो क्या बोलोगे? वही रिलेटिव सॉलिबिलिटी के बेस पे बोलोगे। आप ये बोलोगे कि ये मोस्ट पोलर है क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, और मोस्ट पोलर की नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी कम होगी, लेस राइज करेगा, आरएफ वैल्यू कम होगी। और वाइस वर्सा वन के लिए लिख देना। जो एक्सट्रीम पे हैं उन पे कमेंट कर देना, मिडल वाले को जाने दें। ठीक है। ओके, ये विजिबल है सबको? एड्सॉर्प्शन में फिर सॉल्वेंट को छोड़ दें, इग्नोर कर दें। यहां बात करते हैं एड्सॉर्प्शन पे, इस क्वेश्चन में। एड्सॉर्प्शन में फिर आप सॉल्वेंट को छोड़ दें, सॉल्यूट और स्ट्रक्चरल फेज के इंटरेक्शन पे बात करें। ये क्या कहते हैं बेटा? अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपाउंड जे के और एल was analyzed by thin layer chromatography। विजिबल है ये, रीडिंग रीडेबल है। यूजिंग अ पोलर स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है? वैसे स्टेशनरी फेज Al2O3 है, आयोनिक है, इसे इन जनरल ये पोलर कह रहे हैं। ठीक है। एंड नॉन पोलर मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या है बेटा? यहां पे फिर नॉन पोलर लिया हुआ, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ऐसा है बेटा। सो द थ्री कंपाउंड्स, दिस रिजल्ट शो। तो आपने स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब सुने, अगर आप रिलेटिव सॉलिबिलिटी के बेस पे जा रहे हैं तो वन पे कौन होना चाहिए? हाँ, नॉन पोलर होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फेज क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर कंपोनेंट ज्यादा सॉल्युबल होगा, ज्यादा आरएफ वैल्यू रखेगा। नॉन पोलर होगा या ये लीस्ट पोलर होगा। डज इट मेक सेंस? और जो थ्री है, थ्री को क्या होना चाहिए? मोस्ट पोलर होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप सॉलिबिलिटी की बेस पे जाओगे तो फिर क्या बोलोगे कि जी ये जो नॉन पोलर है ये मोर सॉल्युबल है, और जो मोस्ट पोलर है ये लेस सॉल्युबल है। लेकिन अगर आपने एड्सॉर्प्शन की बेस पे आंसर करना है, किस बेस पे? रिलेटिव एड्सॉर्प्शन की बेस पे आंसर करना है, फिर आप क्या बोलोगे इस केस में? इस केस में दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। आप सॉलिबिलिटी की बेस पे भी आंसर कर सकते हो, एड्सॉर्प्शन की बेस पे भी कर सकते हो। एड्सॉर्प्शन की बेस पे कैसे करोगे? देखो, जो मोस्ट पोलर होगा वो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करेगा, तो वो कम राइज करेगा। डज मेक सेंस? जो मोस्ट पोलर होगा, वो देखो ये एंड्स है ना इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो मोस्ट पोलर होगा वो क्या करेगा? स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करेगा स्टेशनरी फेज के साथ, तो कम राइज करेगा, आरएफ वैल्यू कम होगी। और जो नॉन पोलर होगा या लीस्ट पोलर होगा, उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी, स्टेशनरी फेज के साथ वो ज्यादा राइज करेगा। ठीक है। तो टीएलसी में आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप सॉलिबिलिटी की बेस पे भी आंसर कर सकते हो, और एड्सॉर्प्शन की बेस पे भी आंसर कर सकते हो। अब यहां फैसला करो बेटा, वन टू और थ्री में वन कौन सा है, टू कौन सा है, थ्री कौन सा? वन टू एंड थ्री। वन यहां था ना, टॉप पे था। वन टॉप पे था बेटा। वन टॉप पे था। टू और थ्री की आरएफ वैल्यू कम थी, ये बेस लाइन थी। जी बेटा।
आप ये डिसाइड करें इसमें मोस्ट पोलर कौन सा है। के मोस्ट पोलर क्यों है बेटा? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है, क्या है? तो ये मोस्ट पोलर है। और फिर लीस्ट पोलर कौन सा है? एल लीस्ट पोलर है, क्यों बेटा? और जे में देखो एक कार्बोक्सिलिक एक कीटोन है, और एल में सिर्फ कीटोन है। तो जो पोलर बॉन्ड्स हैं वो एल में कम है। तो पोलैरिटी एल की सबसे कम है, तो जिसकी पोलैरिटी कम है वो ज्यादा ऊपर जाएगा ना, तो ये 1 होना चाहिए और ये 3 होना चाहिए। डज मेक सेंस? और ये 2 होगा। अब एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन अब आपकी चॉइस है कि आपने रिलेटिव सॉल्युबिलिटी की बेस पे आंसर करना है या रिलेटिव एड्सॉर्प्शन की बेस पे आंसर करना है, दोनों आपकी चॉइसेस हैं। सॉरी, नहीं, मैं एक बस बोल दें रिलेटिव सॉल्युबिलिटी में बोल दें कि ये 3 जो है के इज मोर सॉल्युबल बिकॉज मोर पोलर ग्रुप्स। नहीं सॉरी, के इज लीस्ट सॉल्युबल बिकॉज मोर पोलर ग्रुप्स। 1 मार्क पे इतना ही हो सकता है। व्हाट इज मेंट बाय आर एफ वैल्यू? आई होप कि आपको पता है कि व्हाट इज आर एफ वैल्यू, राइट? रेशो ऑफ द डिस्टेंस बाय द कंपोनेंट टू द डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट। या फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला भी तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है ना। फॉर्मूला इज मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। सो अब है गैस लिक्विड जीएलसी, दिस वाज टीएलसी। चलो जीएलसी कल हाफ क्लास में हो जाएगी, कल हम एनएमआर शुरू करेंगे, ओके, रिमेनिंग अपनी हाफ क्लास।